नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जामुन का पेड़। ये व्यंग है और ये लिखा है कृष्ण चंद्र जी ने। ये एक ऐसा व्यंग है जो हमारे सरकारी कामकाज पर और हमारी सरकार के ढीलेपन के रवैये पर आधारित है। इनका परिचय: कृष्ण चंद्र का जन्म पंजाब के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद गांव में 1914 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई थी। पुंछ का नाम अभी बहुत सुना होगा क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादातर अटैक पुंछ पर ही हो रहा है और हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। उसी पुंछ, कश्मीर के एक क्षेत्र है पुंछ, उसमें इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1930 में ये उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए। लाहौर जो पंजाब में है, पहले देश का बंटवारा नहीं हुआ था, पूरा देश एक ही था। ये लाहौर आ गए तथा फार्मर क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया था। वहाँ एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन कॉलेज है जिसका नाम है फार्मर क्रिश्चियन कॉलेज। सन 1934 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में ही रहे, क्योंकि ये फिल्में लिखते थे, फिल्मों के लिए साहित्य लिखते थे। इन्हें साहित्य अकादमी के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। हिंदी साहित्य के लेखक और सब मुंशी प्रेमचंद के पास सबसे बड़े कहानीकार तो यही थे। तो इनकी कहानियाँ इतनी सटीक और इतनी अच्छी होती थी, ये अपने नजरिए को अपनी कहानियों में डाल देते। इसलिए साहित्य अकादमी ने भी इन्हें अपना एक साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था, उसे सम्मानित किया गया था। और हमारे महान कहानीकार, व्यंग्यकार और एक उपन्यास भी, ये बहुत अच्छी उपन्यास भी लिखते थे। एक उपन्यासकार का निधन 1977 में हो गया। भारतीय साहित्य ने एक अनोखे कहानीकार और उपन्यासकार को खो दिया। श्री कृष्ण चंद्र जी की रचनाएं, कहानी संग्रह, इनका कहानियों का एक बहुत बड़ा संग्रह है जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ प्रसिद्ध कहानियां यहाँ पर दी गई हैं। एक गिरजा एक खंडक, यूकेलिप्टस की डाली, जो इनकी विशेष कहानियां हैं वह उपन्यास, शिकस्त, जलगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, जो किसान है उसको कहा उन्होंने अन्नदाता। हम वैसी हैं, जब हम किसी पर प्रहार करते हैं या अत्याचार करते हैं, आतंक करते हैं, तो हम वैसी बन जाते हैं। वैसी यानी बिल्कुल राक्षस जैसे। जब खेत जागे, 52 पत्ते, इस 52 पत्ते पर एक फिल्म भी बन चुकी है। एक वायलिन, समंदर के किनारे, कागज की नाव, इस पर भी फिल्म बनी है। मेरी यादों के किनारे, इनकी साहित्यिक विशेषताएं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों या नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनमें
महत्वपूर्ण है। इनका प्रगतिशील लेखक संघ से गहरा संबंध था। इस विचारधारा का इन पर और इनके साहित्य पर भी असर मिलता है। ये लेखक संघ से जुड़े हुए थे। ये उन लेखकों में से एक हैं जिन्होंने लेखन को अपनी रोजी रोटी का सहारा बनाया। हमने बताया कि कृष्णचंद्र जी फिल्मों के लिए लिखते थे, कहानियां लिखते थे, जो फिल्मों में उपन्यास जिन्हें कहा गया वो उनकी कहानियां, वो पटकथा लेखक भी बहुत अच्छे थे। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और भी बहुत से लेख लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान एक कहानीकार के रूप में सबसे अधिक हुई, क्योंकि जैसी कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे समाज और यथार्थ पर लोगों के दिल तक पहुंचने वाली कहानियां, वैसी ही कहानियां कृष्णचंद्र जी भी लिखते थे। महालक्ष्मी का पुल और आईने के सामने इनकी बेहतरीन कहानियों में से एक है जो सबसे अधिक मशहूर हुई है। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक यानी काव्य से जुड़ी हुई और रोमानियत जो रूह को छू जाती है, ऐसी शैली की विविधता के कारण ही ये अपना अलग मुकाम बनाते हैं। क्योंकि रूह तक पहुंचना बहुत सारे लेखकों का माता नहीं है, उनमें ये नहीं है गुण कि वे रूहानियत तक पहुंच सकें। कृष्णचंद्र जी ऐसे थे जो अपनी काव्यात्मक और रोमानियत के लिए प्रसिद्ध थे, ये उनकी शैली थी। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनोखी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। ये केवल हिंदी पर इनका अधिकार नहीं था, ये उर्दू के भी बहुत अच्छे विद्वान, जानकार और लेखक थे। इसलिए उर्दू कथा साहित्य में भी अपनी अनोखी रचनाशीलता के लिए ये बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे, जो यथार्थपर हो और प्रगतिशील। इस तरह का साहित्य जहां भी लिखा जाता था वे उसके पक्ष में खड़े रहे। इसलिए इन्हें कहानीकार के रूप में अधिक प्रसिद्धि मिली है। बच्चों, हम धीरे धीरे अपने महान कहानीकारों को, कथाकारों को, कवियों को पढ़ते जाएंगे और इसी से हमें पता चलता है कि हमारे हिंदी साहित्य की, भारतीय हिंदी साहित्य की जड़ें कितनी मजबूत, कितनी प्रगतिशील है, कितनी उज्जवल है। हमें इन्हीं कहानियों से आगे बढ़ने का और जीवन जीने का अनुभव मिलता है और इन्हीं अनुभव से तो हम सीखते और अपना जीवन यापन करते हैं। आप ये समझ जाइए इन कहानीकारों से कि लेखन कला से भी अपना घर परिवार चलाया जा सकता है, अपनी रोजी रोटी चलाई जा सकती है। अभी तक के ये दूसरे लेखक हैं जिन्होंने फिल्मों के लिए लिखा है, जो हिंदी मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्होंने अपने साहित्य को हिंदी फिल्म जगत के लिए समर्पित किया था और वे लिखते रहे थे, लेकिन वे गरीबी में ही रहे। दूसरे हैं कृष्णचंद्र जी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सृजन चित्रपट या पटकथा। सारांश: जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैलाकर, फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की
कसौटी नहीं होती। मतलब इन कहानियों में कोई विश्वसनीयता नहीं होती है, कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के उसको व्यंग में ढाल दिया जाता है। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयीन तौर तरीकों में, जो कार्यालय में होता है उनके तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम यानी पद के अनुक्रम से अनुसार पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है, कितना बेकार है, कैसे पद के अनुरूप लोग कार्य नहीं करते हैं और कितना हास्यास्पद यानी हंसी वाला है, हास्य से लगने वाला है। यह व्यवस्था के संवेदन शून्य व अमानवीयता के रूप को भी बताता है। हम कितने संवेदन शून्य हो गए और मनुष्य के साथ मनुष्यता का व्यवहार नहीं कर पाते, अमानवीयता का व्यवहार होता है। जामुन का पेड़ उसी कथा को लेकर चलता है, यानी इंसान की कोई मूल्य नहीं है, उसकी प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य किसका है? जो वस्तु दिखती है, जिसका ज्यादा लोग अनुपालन करते हैं, उसका ज्यादा मूल्य है। मनुष्य की जान का कोई मूल्य नहीं है। यही कृष्णचंद्र जी ने अपनी हास्य कथा जामुन का पेड़ में बताया। एक रात बहुत तेज आंधी चली और सचिवालय के पार्क में खड़ा हुआ एक जामुन का पेड़ धराशायी हो गया, यानी गिर गया। सुबह माली ने देखा, जो माली वहां पर काम करता था, तो सुबह सुबह उठा और सचिवालय के बगीचे में गया, तो वहां पर उसने देखा कि एक जामुन का पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे एक आदमी दब गया है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी, जो कार्यालय में काम करता था। पहले उसने चपरासी को दी और इस तरह मिनटों में वो जो आदमी दबा हुआ था उसके आसपास भीड़ इकट्ठी होने लगी, लोग इकट्ठे हो गए। क्लर्कों में को सिर्फ रसीले जामुनों की याद आ रही थी कि ये जो जामुन का पेड़ गिरा है, इसके जामुन के फल कितने रसीले और स्वादिष्ट थे। किसी को भी उस दबे हुए आदमी के बारे में कोई भी भावना नहीं थी। तभी माली ने आदमी के बारे में बताया। माली ने कहा कि इसके नीचे एक आदमी भी दबा हुआ है, जो जामुन का पेड़ गिर गया है उसके नीचे एक आदमी दब गया है। उन्हें उस आदमी के जीवित होने पर भी संदेह था। उसे लग रहा था कि क्या पता वो दबा हुआ आदमी जिंदा भी है या नहीं। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा, जो उसके नीचे दब गया था वह बोलने लगा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया। माली ने कहा पेड़ को हटाते हैं ताकि जो आदमी इसके नीचे दब गया है उसे निकाला जा सके। परंतु सुपरिटेंडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने का सुझाव दिया। जो उस ऑफिस का सुपरिटेंडेंट था उसने कहा कि मैं पहले अपने ऊपर अधिकारी को पूछता हूं, फिर इस पेड़ को हटाया जाएगा। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंची। सुपरिटेंडेंट के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी था, तो ये बात गई डिप्टी सेक्रेटरी तक। डिप्टी सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से पूछा और जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी को पास भेजा, पर चीफ सेक्रेटरी भी उसको कुछ नहीं कर सकते थे। उनके भी दिमाग में यही था कि जामुन का पेड़ मैं क्यों हटाऊं। तो उन्होंने जब सीधा इस फाइल को मिनिस्टर के पास पहुंचाया। मंत्री जी ने चीफ सेक्रेटरी को से कुछ कहा और उसी क्रम में यह बात नीचे तक पहुंची। जब मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कहा तो चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कहा और ज्वाइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कहा और डिप्टी सेक्रेटरी ने यह बात ऑफिस में बताई। इस तरह से वो फाइल दोपहर तक चलती रही, आगे ही बढ़ती रही। लेकिन उस
किसी ने उस आदमी दबे हुए आदमी को किसी ने निकालने की जहमत नहीं उठाई। दोपहर तक वहां बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो कुछ मन चले क्लर्क थे, सरकारी क्लर्क, उन्होंने सोचा कि इजाजत लेने की क्या जरूरत है, हम सब मिलकर इस पेड़ को हटा देते हैं। सारे लोग मिलकर उस पेड़ को हटाने वाले ही थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागे भागे वहां पर आ गए और उन्होंने उन सबसे कहा, यह काम कृषि विभाग का है, यह हम नहीं कर सकते। मैं उन्हें ये फाइल भेज रहा हूं और वह फाइल कृषि विभाग को भेज दी गई, क्योंकि कृषि विभाग ही इस पेड़ को कटवाने की जिम्मेदारी ले सकता है। ये जिम्मेवारी हमारी नहीं है। कृषि विभाग ने भी अपनी जिम्मेवारी व्यापार विभाग के ऊपर डाल दी कि ये तो व्यापार विभाग के गार्डन में ये गिरा है, बगीचे में ये जामुन का पेड़ गिरा है, इसे हम क्यों काटें, इसे व्यापार विभाग ही काटेगा। इस तरह से एक दूसरे पर वो अपना जिम्मेवारी अपनी डाल के रह गए। व्यापार विभाग कृषि विभाग पे, कृषि विभाग व्यापार विभाग पे। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। 2 दिन व्यतीत हो गए, वो आदमी वहीं दबा रहा और फाइल इधर से उधर हो रही थी। शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग को दे दिया है, क्योंकि कृषि विभाग, एग्रीकल्चर विभाग सिर्फ खेतों और छोटी पौधों के लिए, फूल फलों के लिए आता है, लेकिन बड़े बड़े पौधे हार्टिकल्चर विभाग के लिए, उसे हार्टिकल्चर विभाग देखता है। तो वह फाइल उन्होंने फिर हार्टिकल्चर विभाग के पास भेज दी। फैसला किया गया, क्योंकि यह फलदार पेड़ है, फलदार पेड़ की देखभाल कौन करेगा, हार्टिकल्चर विभाग। रात को माली ने दबे हुए आदमी को थोड़ा सा दाल भात खिला दिया, क्योंकि 2 दिन बीत गए थे, भूखा प्यासा वो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था। जबकि उसके चारों ओर पुलिस लगी थी और पुलिस उस आदमी को बचाने के लिए नहीं लगी थी, पुलिस लगी थी उस जामुन के पेड़ को बचाने के लिए जो बगीचे में गिर गया था, क्योंकि वह फलदार पेड़ था, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी थी। उस आदमी की सुरक्षा नहीं थी जो उसके नीचे दबा हुआ था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा। माली ने कहा, भाई अपने परिवार के बारे में बता दो ताकि मैं उन्हें सूचित करूं, उन्हें सूचना मिल जाए। धीरे से वह आदमी बोला कि मेरा कोई नहीं है, मैं लावारिस हूं। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत हम नहीं देंगे। उस गिरे हुए जामुन को पेड़ को काटने की इजाजत भी हार्टिकल्चर विभाग ने नहीं दी। तो वहां एक मनचले आदमी ने कहा कि अगर पेड़ को नहीं काट सकते तो कोई बात नहीं, इस आदमी को ही काट देंगे, इससे पेड़ भी बच जाएगा और आदमी भी बाहर निकल आएगा। वो दबा हुआ आदमी यह सुनकर थोड़ा घबराया, उसने आपत्ति जताई कि ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा और तुम मुझे काट के क्यों निकाल रहे हो, इससे अच्छा पेड़ काटो। तो वह आदमी उससे बोला, काटने वाले ने अपना तर्क दिया, जो बोल रहा था कि व्यक्ति को काट के निकाल दे, उसने एक तर्क दिया कि आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत उन्नति कर चुकी है, इसे बीच में से आधा काट देते हैं और फिर प्लास्टिक सर्जरी करके इसे जोड़ देंगे। सारे लोगों ने एक दूसरे को बताया और सबने निश्चय किया कि व्यक्ति को ही काट के बाहर निकाला जाए। और आनंद फानंद में डॉक्टरों की एक टीम आई, एक बहुत बड़े प्लास्टिक सर्जन आए, उन्होंने उसकी जांच की, उसका रक्तचाप देखा, उसकी सांसें देखी, उसकी धड़कन महसूस की, उसकी पल्स रेट देखी, लेकिन बाद में यही निर्णय लिया गया कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो जाएगी लेकिन ये व्यक्ति बचेगा नहीं। ये रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहां केस सुलझाने के या सुलझने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर
बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा धीरे धीरे सारे शहर में फैल गई और इस तरह से कवि के और तरह तरह के शायर और तरह तरह के कवि वहां पर इकट्ठे होने लगे, जहां पर जामुन के पेड़ के नीचे वह आदमी दबा हुआ था। सभी उस कवि को अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। सोचिए, जो आदमी दबा हुआ है, पहले से ही बहुत परेशान है, लोग उसे अपनी अपनी नज़्में या कविताएं सुनाकर उसे मजबूर करते कि वो उस पर अपनी आलोचना दे, जिसे अपनी जान की भी पता नहीं है कि कब निकल जाएगी। वो किसी की कविताओं पर उस समय या नज़्मों पर, गज़लों पर कैसे आलोचना कर सकता है। यह एक व्यंग ही है, हंसी भी आती है और दुख भी होता है। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है, तो सब कमेटी, जो उस सचिवालय विभाग की कमेटी थी, सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल विभाग को सौंप दिया, ये कहकर कि ये मामला वन विभाग का नहीं है, वो कल्चरल विभाग का है। साहित्य अकादमी के सचिव के पास वह फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंच गए। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओश है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओश के फूल नामक गद्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। सचिव ने आश्चर्य से जताया कि इतना बड़ा लेखक उनकी अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है? उसने उस अकादमी से, साहित्य अकादमी से सदस्यता क्यों नहीं ली? आदमी ने कहा, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उस दबे हुए आदमी को, जिसका नाम उपनाम औस था, उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने के लिए बधाइयां दी। बधाई हो, तुम्हें साहित्य अकादमी का सदस्य चुन लिया गया है। आदमी ने उसे पेड़ के नीचे से निकालने के लिए प्रार्थना की, तो सचिव महोदय ने असमर्थता जताई कि मैं आपको पेड़ के नीचे से निकालने में असमर्थ हूं। उन्होंने कहा कि बस मैं इतना कर सकता हूं, अगर आप मर गए तो मैं आपकी बीवी को वजीफा दिला सकता हूं, इन्हें कुछ कंपनसेशन दिला सकता हूं। उनके विभाग का संबंध तो कल्चरल से है। ये पेड़ काटने का काम, यानी आड़ी कुल्हाड़ी चलाने का काम तो वन विभाग का है। शाम को फिर उसी आदमी के पास माली आकर कहता है कि कल वन विभाग वाले पेड़ काटेंगे, कल वन विभाग वाले आएंगे और इस पेड़ को काट देंगे। दूसरे दिन वन विभाग वाले लोग आड़ी कुल्हाड़ी लेकर वहां पर आ गए, तो वहां उस सचिवालय का एक कर्मचारी सुपरिटेंडेंट भागा भागा आया और बोला कि यह पेड़ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया है? क्योंकि यह पेड़ पीटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल
की वजह से दो देशों के संबंध बिगड़ जाएंगे और उन संबंधों को बचाने के लिए एक आदमी का बलिदान तो दिया ही जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि जब प्रधानमंत्री जी से सलाह करेंगे और फिर वही बताएंगे कि इस पेड़ को काटा जाए या नहीं काटा जाए, वह आदमी मन को मसोक कर रह गया। थोड़ी देर बाद अंडर सेक्रेटरी ने आकर बताया कि प्रधानमंत्री जी विदेश दौरे से वापस आ गए, अब वे ही निर्णय लेंगे, उनके निर्णय से ही इस पेड़ को काटा जाए या ना काटा जाए पता चलेगा। शाम को 5 बजे सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेवारी स्वयं पर ले ली है और इस पेड़ को काटने की अनुमति दे दी है। यह पेड़ कल काट दिया जाएगा, तुम्हारी फाइल पूरी होगी। वह फाइल 5-7 दिनों तक दफ्तर दर दफ्तर पर भटकती रही और उस दबे हुए इंसान की सांसें चलती रही। जब माली उससे यह बात सुना रहा था और उसे धन्यवाद दे रहा था कि मुबारक हो, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई, परंतु कवि का हाथ ठंडा हो चुका। उनके जीवन की फाइल भी पूरी हो गई। इस भ्रष्टाचार में और इस जद्दोजहद में वह व्यक्ति अपने प्राणों का अंत कर चुका था। ये बयान हमें यह बताता है कि सरकारी कामकाज में कितनी ढील होती है। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि अस्पतालों में भी व्यक्ति टेबल दर टेबल फाइल सरकने के कारण अपने किसी परिचित को, संबंधी को या बहुत ही स्नेही जन को खो चुका होता है। यह समझने वाली बात कि हमें पहले जान की कीमत को समझना चाहिए। आदेश और फाइल अपनी जगह पर